हेलो लानास, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के लेसन 5 में हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमें ये पता है कि अर्थ के चारों तरफ जो गैसियस कवर है उसे हम अर्थ का एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब ये जो गैसियस कवर है, जो ये एटमॉस्फेयर है, इसके कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर हर जगह इक्वल नहीं है। तो हम इस एटमॉस्फेयर को, हमें ये पता है कि जो ये एटमॉस्फेयर है वो सेवरल किलोमीटर्स तक वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट के ऊपर बेस करके इस एटमॉस्फेयर को हम रफली 5 मेजर जोन में डिवाइड कर सकते हैं। और इन जोन्स में एक एक जोन की टेम्परेचर, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, मतलब कितने किलोमीटर्स तक है, और इसमें गैसेस कौन से है, कंपोजिशन क्या है, इस जोन की स्पेशल एक्टिविटी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, तो वो हम जानेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, ये जो हम 5 मेजर जोन में एटमॉस्फेयर को डिवाइड करते हैं वो 5 जोन्स क्या क्या है। तो एक इमेजरी व्यू के थ्रू जानते हैं। सेंटर में जो है वो है अर्थ। उसके बाद अर्थ के चारों तरफ एकदम सबसे ज़्यादा अर्थ के नज़दीक जो जोन है या जो लेयर है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। उसके बाद ट्रोपोस्फियर के बाद जो लेयर आता है उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। इन ये जो स्फीयर्स है, 5 जोन्स है, 5 लेयर्स है, इनका टेम्परेचर, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज सेवरल किलोमीटर्स तक है। ये कितने किलोमीटर्स तक है इनके बारे में हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हम जोन्स देख रहे हैं, ठीक है। और फिर स्ट्रेटोस्फियर के बाद जो नेक्स्ट जोन आता है वो है मेसोस्फियर। उसके बाद आता है आयनोस्फियर, इसे थर्मोस्फियर भी कहा जाता है। और एकदम एक्सट्रीम में, एंड में जो जोन है या फिर जो लास्ट एरिया, लास्ट पोर्शन है एटमॉस्फेयर के, उसे हम एक्सोस्फियर कहते हैं। और जो ये बाउंड्री दिख रहा है हमें ट्रोपोस्फियर के बाद, स्ट्रेटोस्फियर के बाद, ये नॉर्मल बाउंड्रीज़ नहीं है, क्योंकि इमेज के लिए नहीं है ये, क्योंकि ये बाकियों में तो हमें नहीं दिख रहा है। तो इनको क्या कहते हैं, ये जो रेड कलर की बाउंड्रीज़ है, इन्हें हम, जो ट्रोपोस्फियर के बाहर जो बाउंड्री है, जो जैसे हम इसको ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो बाउंड्री है उसे कहते हैं ट्रोपोपॉज। और स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच में जो बाउंड्री है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। इस क्यों कहते हैं और ये क्या है ये भी हम आगे जाके जानेंगे। तो ये एक इमेजरी व्यू है जिसके थ्रू हम ये जान गए जो 5 मेजर जोन में हम एटमॉस्फेयर को डिवाइड करते हैं, वो जोन्स क्या क्या है, और इसमें ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोपॉज दो बाउंड्री भी है जो हमें ट्रोपोस्फियर के बाद और स्ट्रेटोस्फियर के बाद मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक स्फीयर के बारे में जानना है। इसके पहले आता है ट्रोपोस्फियर। ये जोन जैसे हम देख रहे थे अर्थ के इमीडिएटली अबव यही जोन है जिसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और ये हम ये जान गए कि सेवरल किलोमीटर्स तक ये सारे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और उनके टेम्परेचर भी डिफरेंट होते हैं। तो इस ट्रोपोस्फियर कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर इक्वेटर में देखा जाए तो ये 20 किलोमीटर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पोल्स रीजन में 8 किलोमीटर तक ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके बाद टेम्परेचर की बात की जाए तो ट्रोपोस्फियर में स्पेशली क्या होता है, जितना हाइट बढ़ता है, ये वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना ये सारे जोन्स, तो जितना हाइट बढ़ता है टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। तो लोएस्ट लेवल में, मतलब अर्थ के सबसे नज़दीक पोर्शन में, अगर ट्रोपोस्फियर का लोअर जोन और अपर जोन ऐसे डिवाइड की जाए तो अर्थ के सबसे नज़दीक पोर्शन में इसका टेम्परेचर अराउंड 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पर जितना हाइट बढ़ता है टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। तो एक्सट्रीम लेवल में जब ये ट्रोपोस्फियर पहुंच जाता है
तो इसका टेम्परेचर हो जाता है -51 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड। तो जितना हाइट बढ़ता है ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम देखेंगे ट्रोपोस्फियर में गैसेस क्या क्या है। ये अर्थ के सबसे नज़दीक की रीजन है, सबसे नज़दीक की लेयर है। तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस सबसे ज़्यादा है। आपको पता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो ये स्फीयर अगर नहीं होता, अगर ट्रोपोस्फियर नहीं होता तो अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये स्फीयर रिस्पॉन्सिबल है कि अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की पोर्शन ज़्यादा है। और यही ट्रोपोस्फियर है जो एटमॉस्फेयर के गैसेस का जो टोटल मास है उसका 75% ट्रोपोस्फियर में ही मिलता है। क्योंकि इसमें हम ये देख रहे हैं ना कि नाइट्रोजन भी है, और हमें पता है कि सबसे ज़्यादा गैसेस में नाइट्रोजन की पोर्शन सबसे ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर के टोटल मास की 75% अराउंड हमें ट्रोपोस्फियर में मिलता है। इसके साथ वाटर वेपर जितना है एटमॉस्फेयर में उसका 9/10 मतलब मैक्सिमम पोर्शन ट्रोपोस्फियर में है। डस्ट, स्मोक ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पोर्शन में हमें ट्रोपोस्फियर में मिलता है। और क्योंकि ये अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक की लेयर है एटमॉस्फेयर का, तो इसमें एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी सबसे ज़्यादा होती है। मैक्सिमम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है, तो इसीलिए ये एटमॉस्फेयर के टर्बुलेंट पार्ट भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये हम ओवरऑल हमें ट्रोपोस्फियर के बारे में एक नॉलेज हो गई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेयर क्या था, स्ट्रेटोस्फियर। हाँ, हमें ये पता है कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में ट्रोपोपॉज एक लेयर भी आता है। इसके बारे में हम आगे जाके जानेंगे। ये लेयर तो नहीं, ये बाउंड्री है स्पेशली। अब स्ट्रेटोस्फियर क्या है, ट्रोपोस्फियर के नेक्स्ट जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर है। और ये कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे हमने वो देखा था अराउंड 20 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर है। अब नेक्स्ट 20 किलोमीटर से अराउंड 50 किलोमीटर तक ये जो एरिया है वर्टिकली एटमॉस्फेयर के, उसे हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तो ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोपॉज के बीच में ही है ये स्ट्रेटोस्फियर, क्योंकि जब हम बाउंड्री देख रहे थे इमेजरी, तब हमने देखा कि ट्रोपोस्फियर के एंड में ट्रोपोपॉज एंड स्ट्रेटोस्फियर के एंड में स्ट्रेटोपॉज है। तो इसके बीच में स्ट्रेटोस्फियर है। और स्ट्रेटोस्फियर में अब टेम्परेचर देखते हैं। इसका जो लोअर पोर्शन है, अगर दो लेयर में डिवाइड करें स्ट्रेटोस्फियर को, दो पोर्शन में डिवाइड करें, दो लेयर में नहीं, दो पोर्शन में डिवाइड करें, तो लोअर पोर्शन में टेम्परेचर जो है वो आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसमें हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। पर जब अपर लेवल में जाते हैं, अपर पोर्शन में जाते हैं, तो जितना ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, मतलब जितना हाइट बढ़ता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। ट्रोपोस्फियर में जितना हाइट बढ़ता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, पर स्ट्रेटोस्फियर में जितना हाइट बढ़ता है, अपर लेयर में, स्ट्रेटोस्फियर के अपर लेयर में जितना हाइट बढ़ता है टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, अब हम टेम्परेचर कितना कम ज़्यादा होता है वो देखते हैं। इस जोन में जैसे हमने देखा था कि -51 डिग्री तक ट्रोपोस्फियर का रेंज था, 51-60 अराउंड अगर हम देख ले, तो -60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ीरो अपर लेयर में टेम्परेचर, तो हमें पता है कि जितना हाइट बढ़ता है टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो अराउंड अगर -60 डिग्री टेम्परेचर, क्योंकि एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है हम ऐसे तो नहीं नाप सकते ना उस चीज़ को एटमॉस्फेयर में, पर हम एक अराउंड वैल्यू लेते हैं, 51 डिग्री टू 60 डिग्री अराउंड वैल्यू है।
तो -60 डिग्री सेंटीग्रेड से ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसके अपर लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, मतलब इसका मैक्सिमम टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फीयर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और मिनिमम हम 51 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड ले सकते हैं। और क्यों होता है ये जो हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, ये चीज़ क्यों होता है अपर लेयर में स्पेशली? क्योंकि ओजोन के वजह से जब टेम्परेचर, ओजोन गैस जो है वो टेम्परेचर को होल्ड करता है तो वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर के अपर लेयर में ओजोन गैस की पोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जितना हाइट बढ़ता है धीरे धीरे वो ओजोन लेयर की पोर्शन भी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। एटमॉस्फेयर का जो टोटल जो ओजोन है, ओजोन गैस है एटमॉस्फेयर में, उसका 90% स्ट्रेटोस्फीयर में ही हमें मिलता है। और ये ओजोन स्पेशली क्या करता है, ओजोन गैस या ओजोन लेयर क्या करता है, अर्थ को हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर जो है, अगर ये ना होता तो स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा होते, यूवी रेडिएशन से सब कुछ, वेजिटेशन की प्रॉब्लम, ये जितने प्रॉब्लम्स आते, इन सारी चीज़ों से ये स्ट्रेटोस्फीयर ही है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर ना होता तो यूवी रेडिएशन से अर्थ की बहुत तबाही हो जाती, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे वेजिटेशन के लिए, हर चीज़ के लिए वो अफेक्टेड हो जाता। जब ओजोन की बात हो रही है, पर एक चीज़ हमने ये देखा है ना कि इसी ओजोन गैस को, जिसे हम अभी कह रहे हैं कि प्रोटेक्टर है ये, इसी ओजोन गैस को हम एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैस हार्मफुल होता है, ये हमें पता है। वैसे ओजोन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी हमें पता चल गया कि ओजोन टेम्परेचर को कैप्चर कर लेता है, इसको होल्ड कर लेता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो ओजोन के बारे में जब बात हो रही है तो थोड़ा ओजोन को जान लेते हैं। ओजोन स्पेशली क्या है? O3, मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम मिलके ओजोन फॉर्म करता है। और ओजोन की पोर्शन जहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो एक पेल ब्लू कलर की ये गैस फॉर्म करता है। गैस तो है बट अगर बहुत ज़्यादा है तो कलर थोड़ा पेल ब्लू कलर की हो जाती है। और ओजोन का केमिकल जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो O3 जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रेटोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर हर जगह पे सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि ओजोन ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, वो भी तो जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम कह रहे हैं ये हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेडिएशन से, पर इसे हम मेजर ग्रीन हाउस गैसेस में भी लाते हैं। तो ये अच्छा है या बुरा, वो तो समझ में नहीं आ रहा है। इसका बाइपोलर प्रॉब्लम है। देखते हैं क्या है स्पेशली। एक्चुअली ओजोन अच्छा है या बुरा ये डिपेंड करता है वो कहाँ पे है, उस जगह के ऊपर डिपेंड करके ओजोन की एक्टिविटी डिफरेंट होती है। जब ये ओजोन ट्रोपोस्फियर में रहता है तो ये एज एन एयर पोल्यूटेंट एक्ट करता है, जो ह्यूमन हेल्थ को, वेजिटेशन को एंड बहुत सारे कॉमन मटेरियल्स को डैमेज करता है। और ये अर्बन स्मॉग के बारे में आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं भी है तो इसके बारे में तो हम आगे जाके पढ़ेंगे ही एयर पोल्यूशन के चैप्टर में। तो अर्बन स्मॉग के लिए की इंग्रेडिएंट है, सबसे ज़्यादा ओजोन के रहने की वजह से ही अर्बन स्मॉग फॉर्म होता है। तो ट्रोपोस्फियर में ये बुरा इंसान है, पर जब यही ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में है तो वो क्या करता है, अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, तो तब जाके ये प्रोटेक्टर बन जाता है। तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन इज़ गुड बॉय और ट्रोपोस्फियर में ओजोन इज़ बैड बॉय। तो ये याद रखिएगा, ओजोन को लेकर थोड़ा अगर कन्फ्यूजन रहा कि ये अच्छा है या बुरा है, क्योंकि कभी ये प्रोटेक्ट करता है तो कभी इसको ग्रीन हाउस गैस में गिना जाता है, तो ये कहाँ पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
जैसे बच्चे होते हैं वो कहीं जाके शैतानी करते हैं और कहीं जाके बहुत अच्छा बिहेव करता है, तो ये ओजोन भी थोड़ा वैसा ही बच्चा है। जो ट्रोपोस्फियर में शैतानी करता है वो बैड बॉय है, और जब वो स्ट्रेटोस्फियर में जाता है तो वो गुड बॉय बन जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे ओजोन है उसके ऊपर डिपेंड करके ओजोन की एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये तो हो गया, हमने ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बारे में जान लिया। अब बाकी जो स्फीयर्स है, बाकी जो लेयर्स है, उसके बारे में भी हम आगे जाके जानेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। पर उससे पहले हमने दो टर्म देखा था, एक था ट्रोपोपॉज और एक था स्ट्रेटोपॉज। तो अब जानते हैं ये ट्रोपोपॉज क्या है। ट्रोपोस्फियर का जो अपर लिमिट है, अपर बाउंड्री है जो, उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। और ये बेसिकली ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक बाउंड्री की तरह काम करते हैं। मतलब पॉज मतलब जब कोई चीज़ स्टॉप हो जाती है, तो जहाँ जाके ट्रोपोस्फियर ख़त्म होता है उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होता है, तो उसके बीच में जो थोड़ा पॉज देता है, चलते चलते रुक गया स्ट्रेटोस्फियर, फिर ट्रोपोस्फियर रुक गया, फिर थोड़ा बैठ के फिर वो स्ट्रेटोस्फियर में पहुंचता है, वो स्ट्रेटोस्फियर नाम लेता है। तो वो जो बीच में पॉज है, उस पॉज को हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। और ये 20,000 फीट अप्रॉक्सीमेटली ओवर द पोल्स, क्योंकि ये सारी जो डेटा है, जो टेम्परेचर की डेटा है या हाइट की डेटा है, अब एग्जैक्टली तो हम ऐसे जाके वहाँ पे नाप नहीं सकते, तो ये अप्रॉक्सीमेशंस होते हैं। कोई आपको, अगर आप डिफरेंट साइट्स में या डिफरेंट जगह देखोगे तो आपको ये टेम्परेचर या फिर हाइट में थोड़े डिफरेंशिएट दिखेगा। कहीं पे अगर 50 किलोमीटर दिखा है तो कहीं पे लिखा होगा शायद 55 या 60 किलोमीटर, ये टेम्परेचर में भी। पर ये ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक क्योंकि साइंटिस्ट ने जो ये डेटा ली है वो अपना एक्सपेरिमेंट के बाद ही बताया गया है, पर थोड़े डिफरेंशिएट होते हैं, अलग अलग जगह आपको थोड़े डेटा में डिफरेंशिएट दिखेंगे, पर ये अप्रॉक्स है, इसीलिए हर जो डेटा है वो अप्रॉक्सीमेट है। एग्जैक्ट डेटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जाके ये पॉसिबल नहीं है कि हम थर्मोमीटर लेके एटमॉस्फेयर में पहुंच जाए। पर जो अप्रॉक्स हमें डेटा मिल गया है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो 20,000 फीट ओवर द पोल्स, पोल्स के ऊपर 20,000 फीट अप्रॉक्स है, और इक्वेटर में 60,000 फीट अप्रॉक्स इसका डिस्ट्रीब्यूशन है इस ट्रोपोपॉज का। तो ओवरऑल अगर हम एवरेज निकालें तो अराउंड ये ट्रोपोपॉज जो है 36,000 फीट अराउंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ट्रोपोस्फियर के बाद जो ट्रोपोपॉज आता है वो अराउंड 36,000 फीट है, जो पोल्स में कम है और इक्वेटर में ज़्यादा है। ठीक है, ये ट्रोपोपॉज हो गया। नेक्स्ट है स्ट्रेटोपॉज, जो हम देख रहे थे। स्ट्रेटोस्फियर के बाद आता है स्ट्रेटोपॉज, और इस स्ट्रेटोपॉज के ऑलमोस्ट ऐसा, एटमॉस्फेयर को तो हम जैसे, क्योंकि ये अप्रॉक्स रिजल्ट्स है तो एटमॉस्फेयर का सेंटर भी कहा जा सकता है अप्रॉक्स। इट इज़ द बाउंड्री जहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर एंड द मेसोस्फियर, उनके बीच में जो बाउंड्री है, मतलब स्ट्रेटोस्फियर भी चलते चलते थक गया, वो बीच में एक पॉज दिया, फिर मेसोस्फियर की तरफ गया, तो उस जो पॉज दिया था, मतलब स्ट्रेटोस्फियर जहाँ पे ख़त्म होता है और मेसोस्फियर जहाँ पे स्टार्ट होता है, उसके बीच में जो पॉज है उसको हम स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। और हमें ये पता है स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर अल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज़ होता है, ये भी याद रखिएगा। इसीलिए जो स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोपॉज है, वहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो -60 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, तो स्ट्रेटोपॉज में आके टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे है स्ट्रेटोस्फियर के बाद, वो है स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, तो ये इतना ही था आज का वीडियो। और आप लोगों के लिए एक सवाल है, लिथोस्फियर किसका स्फीयर है? जो हम ये लिथोस्फियर की स्टडी करते हैं
इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर, स्फीयर ऑफ एयर है, हम एयर के बारे में स्टडी करते हैं, एयर के कंटेंट्स या जो भी है उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो लिथोस्फीयर में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, ये आज का सवाल है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं पता है तो लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में मिलेगा और वहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि लिथोस्फीयर में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।